नमस्कार दोस्तों, पीसीएस सिंप्लीफाइड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में भारत ने एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए खो खो विश्व कप के प्रथम संस्करण को अपने नाम कर लिया। और तो और दोनों ही वर्गों में यानी पुरुष एवं महिला टीम ने इस खिताब को अपने नाम किया। कुल 24 देशों ने 13 से 19 जनवरी के बीच नई दिल्ली के IGI स्टेडियम में आयोजित खो खो विश्व कप में भाग लिया। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इस विश्व कप में दोनों ही टीमों ने फाइनल में नेपाल को हराकर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। यह वर्ल्ड कप का पहला संस्करण था जिसे भारतीय ओलंपिक संघ IOA का समर्थन प्राप्त था और इसमें 20 पुरुष व 19 महिला टीमों ने भाग लिया। पुरुषों के फाइनल में भारत ने नेपाल को 54-36 से हराया, जबकि महिलाओं के फाइनल में भारत ने नेपाल को 78-40 से हराया। भारतीय महिला टीम पूरे टूर्नामेंट के दौरान अपराजित रही और पहली महिला खो खो वर्ल्ड कप की चैंपियन बनी। पहली बार अखिल भारतीय खो खो चैंपियनशिप 1959-60 में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आयोजित की गई थी, जबकि महिलाओं के लिए राष्ट्रीय चैंपियनशिप 1960-61 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में खेली गई थी। वर्ष 2025 में आयोजित खो खो विश्व कप के पहले संस्करण की आधिकारिक टैगलाइन द वर्ल्ड गोज खो थी। जुझारू परिस्थितियों में खेले जाने वाले खेल खो खो में स्पीड, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस और एजिलिटी की आवश्यकता होती है। आइए आज इस खेल के विषय में डिटेल में चर्चा करते हैं। खो खो एक पारंपरिक भारतीय खेल है जो हजारों सालों से किसी न किसी रूप में अपना अस्तित्व एवं अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। मान्यता है कि इस खेल के कुछ पहलुओं का उल्लेख प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत में वर्णित जटिल एवं रणनीतिक व्यूह रचना चक्रव्यूह में किया गया है। हम सभी जानते हैं कि महाभारत एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य है जो हस्तिनापुर राज सिंहासन के लिए दो चचेरे भाइयों कौरवों और पांडवों के बीच भीषण युद्ध की कहानी है। इस महाकाव्य में पांडवों को नायक और कौरवों को विरोधी एवं अनैतिक पक्ष के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसका मुख्य कथानक 18 दिनों तक चलने वाले युद्ध के इर्द गिर्द घूमता है। महाभारत के युद्ध के 13वें दिन गुरु द्रोणाचार्य, जो पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु और युद्ध शिक्षक थे, उन्होंने युद्ध में कौरवों का पक्ष चुना। उन्होंने एक अद्वितीय और अभेद्य युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए चक्रव्यूह की रचना की। यह चक्रव्यूह न केवल रणनीतिक दृष्टि से अद्वितीय था, बल्कि घातक और लगभग असंभव चुनौती प्रस्तुत करता था। इसकी रचना ने पांडवों के विजय के मार्ग को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया और उनकी पराजय को लगभग अपरिहार्य बना दिया। द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो खेल प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान है, अपने आप में गुरु द्रोणाचार्य की युद्ध कला और उनके अप्रतिम कौशल का सम्मान है। इस पुरस्कार का नाम उनके नाम पर रखा गया है जिन्होंने महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह जैसी अभेद्य और अद्वितीय युद्ध रणनीति की रचना की थी। पांडवों में केवल अर्जुन ही चक्रव्यूह को भेदने की कला जानते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी अनुपस्थिति में कोई और इस समूह को तोड़ने में सक्षम नहीं था। ऐसे में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने इस चुनौती को स्वीकार किया। हालांकि अभिमन्यु को केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करने का तरीका ज्ञात था, लेकिन इससे बाहर निकलने का ज्ञान उनके पास नहीं था। लेकिन व्यूह के केंद्र में अभिमन्यु को अकेले कई महान योद्धाओं का सामना करना पड़ा, जहां वीरतापूर्वक युद्ध करते हुए वह शहीद हो गए। ऐसा माना जाता है कि चक्रव्यूह को तोड़ने के दौरान अभिमन्यु के युद्ध कौशल और रणनीति का ढांचा आधुनिक खेल खो खो के रक्षात्मक खेल में उपयोग की जाने वाली रिंग प्ले की अवधारणा से काफी मेल खाता है। यह उनकी रणनीतिक क्षमता और साहस का जीवंत प्रतीक है। विशेषज्ञों के अनुसार खो खो की उत्पत्ति भारत के महाराष्ट्र राज्य में हुई मानी जाती है। प्राचीन समय में इसे रथों पर खेला जाता था और इसे राथेरा के नाम से भी जाना जाता था। खो खो के आधुनिक स्वरूप ने प्रथम विश्व युद्ध 1914 के दौरान आकार लेना शुरू किया। इसके औपचारिक नियम और कानून पहली बार पुणे के प्रतिष्ठित डेक्कन जिमखाना क्लब में तैयार किए गए, जिसने इस खेल को एक संगठित और संरचित स्वरूप प्रदान किया। 1936 के बर्लिन ओलंपिक में खो खो का प्रदर्शन कबड्डी और मलखंब जैसे अन्य स्वदेशी खेलों के साथ किया गया, जिसने इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक विशिष्ट पहचान दिलाई। खो खो की ऐतिहासिक यात्रा भारतीय खेलों के परिदृश्य में गौरवशाली रही है। पहली बार अखिल भारतीय खो खो चैंपियनशिप का आयोजन 1959-60 में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में किया गया, जबकि महिलाओं के लिए चैंपियनशिप का शुभारंभ 1960-61 में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ। 1982 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई खेलों के दौरान खो खो को प्रदर्शनी खेल के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। इस खेल ने अपनी प्रतिष्ठा को और आगे बढ़ाते हुए 1996 में कोलकाता में पहली एशियाई चैंपियनशिप का आयोजन किया। खो खो की महत्ता तब और बढ़ गई जब यह 2016 में गुवाहाटी में आयोजित दक्षिण एशियाई खेलों में मेडल इवेंट के रूप में शामिल किया गया। यजमान में लगभग 24 देश खो खो के अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में शामिल होते हैं। टैग खेल की तरह खो खो का उद्देश्य एक प्रतिद्वंदी को टैग करना या स्पर्श करना या उसका शिकार करना और अंक अर्जित करना होता है। कड़े नियमों वाला यह खेल एक बड़े मैदान में खेला जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीनियर खो खो मैच बेहद रोमांचक और रणनीतिक होते हैं। यह मैच 2 पारियों में खेले जाते हैं, जिनमें प्रत्येक पारी में 2 टर्न होते हैं और हर टर्न मिनट तक चलता है। खेल में टीमें बारी बारी से पीछा और बचाव करती हैं। अंत में 2 पारियों के समाप्त होने के बाद सबसे अधिक अंक अर्जित करने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाता है। यदि दोनों टीमों के अंक समान रहते हैं तो खेल का नतीजा तय करने के लिए अतिरिक्त पारी खेली जाती है। इसके बावजूद भी यदि कोई विजेता नहीं बनता तो प्रत्येक टीम को एक एक टर्न दिया जाता है। इस निर्णायक टर्न में जो टीम सबसे कम समय में 1 अंक प्राप्त करती है उसे विजेता घोषित किया जाता है। इस संरचना के कारण खो खो न केवल तेज गति वाला खेल है, बल्कि यह रोमांच और रणनीति का भी उत्कृष्ट समावेश है। खो खो का खेल एक आयताकार मैदान क्षेत्र में होता है, जिसकी माप 27 मीटर गुणे 16 मीटर होती है। मैदान की 2 लंबी रेखाएं साइड लाइंस कहलाती हैं, जबकि 2 छोटी रेखाएं जिनकी लंबाई 16 मीटर होती है एंड लाइंस के रूप में जानी जाती हैं। एंड लाइंस के समानांतर मैदान के दोनों सिरों पर 1.5 मीटर की दूरी पर 2 छोटे आयताकार क्षेत्र सीमांकित किए जाते हैं, जिन्हें फ्री जोन कहा जाता है। इन फ्री जोन के बीच में 120 से लेकर 125 सेंटीमीटर लंबाई और 9 से 10 सेंटीमीटर व्यास वाले 2 पोल्स जमीन पर लंबवत लगाए जाते हैं। दोनों पोल्स को जोड़ने वाली 30 सेंटीमीटर चौड़ी रेखा को केंद्रीय लेन कहा जाता है, जो साइड लाइंस के समानांतर होती है। इस केंद्रीय लेन के चारों ओर 8 समानांतर रेखाएं खींची जाती हैं, जो मैदान को विभाजित करती हैं। इन 35 सेंटीमीटर चौड़ी रेखाओं को क्रॉस लेन कहा जाता है, जो एक दूसरे के समानांतर और एंड लाइंस के समानांतर होती हैं। इस सुव्यवस्थित संरचना के कारण खो खो का खेल न केवल रणनीतिक बल्कि अत्यंत रोमांचक भी हो जाता है। आइए खो खो के रोमांचक नियमों को विस्तार से समझें। खो खो मैच की शुरुआत सिक्का उछालने से होती है। विजेता कप्तान अपनी रणनीति के अनुसार चेज या पकड़ने या डिफेंस अथवा बचाव करने का निर्णय लेता है। चेज करने वाली टीम के 9 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं, जबकि 8 खिलाड़ी केंद्रीय रेखा के साथ छोटे आयताकार खानों में एक दिशा में बैठते हैं। इनमें से 9वें खिलाड़ी को अटैकर या एक्टिव चेजर कहा जाता है, जो फ्री जोन से खेल का आगाज करता है। डिफेंडिंग टीम शुरुआत में 3 डिफेंडर मैदान में भेजती है, जिन्हें एक्टिव चेजर को टैग या स्पर्श करना होता है। खेल में प्रत्येक टीम में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें से 3 को सब्स्टिट्यूट के रूप में रखा जाता है। चेजिंग टीम का एक्टिव चेजर एक ही दिशा में दौड़ सकता है और अगर उसे दिशा बदलनी है तो उसे पहले फ्री जोन में जाकर पोल को छूना होगा। साथ ही खिलाड़ियों को चेज में शामिल करने के लिए एक्टिव चेजर उन्हें खो बोलते हुए टैग करता है, जिससे दूसरा खिलाड़ी एक्टिव हो जाता है और वह खुद इनएक्टिव होकर अपनी जगह बैठ जाता है। डिफेंडिंग टीम को सेंट्रल लेन पार किए बिना अपने बचाव की योजना बनानी होती है। चेजिंग टीम को डिफेंडर को टैग करने के लिए शारीरिक संपर्क कंधे और कमर के बीच करना होता है। यदि टैगिंग सही सीमा में नहीं होती तो टीम को हर्जाना भुगतान करना पड़ता है। जब एक डिफेंडर को टैग कर लिया जाता है तो चेजिंग टीम को अंक मिलता है। जैसे ही 3 डिफेंडर आउट होते हैं, डिफेंडिंग टीम के अगले 3 डिफेंडर मैदान में उतरते हैं। हर टर्न में डिफेंडरों को एक निश्चित क्रम में खेलना होता है। खेल के 9 मिनट बाद चेजिंग टीम और डिफेंडिंग टीम की भूमिकाएं बदल जाती हैं। यही क्रम अगली पारी में भी दोहराया जाता है। खेल के अंत में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाली टीम को विजेता घोषित किया जाता है। खो खो के नियमावली में कई विशेषताएं इसे अन्य खेलों से अलग और रणनीतिक रूप से दिलचस्प बनाती हैं। चेस करने वाली टीम का कप्तान अपनी पहली पारी को समय से पहले समाप्त करने का फैसला कर सकता है, जैसे क्रिकेट में पारी घोषित की जाती है, बशर्ते उनकी टीम ने 9 या उससे अधिक अंक हासिल कर लिए हों। दूसरी पारी में कप्तान किसी भी समय सकता है। खो खो में भी क्रिकेट की तरह फॉलो ऑन का प्रावधान है। यदि पहली पारी में चेस करने वाली टीम को 6 या 8 अंकों से अधिक की बढ़त मिलती है तो वे विपक्षी टीम पर फॉलो ऑन लागू करने का विकल्प चुन सकते हैं। फॉलो ऑन लागू होने पर पिछड़ने वाली टीम दूसरी पारी में पहले चेज करेगी। यदि विपक्षी टीम पिछली बढ़त को पूरा करने में सफल रहती है तो फॉलो ऑन लागू करने वाली टीम को अपनी चेज की बारी मिलती है। खो खो में अनुशासन बनाए रखने के लिए फुटबॉल की तरह पीला और लाल कार्ड का भी प्रावधान है। खिलाड़ी को यह कार्ड तब दिए जाते हैं जब उसका व्यवहार अनुचित हो, वह अत्यधिक आक्रामक टैकल करे या अन्य किसी तकनीकी त्रुटि के कारण खेल भावना का उल्लंघन करे। पीला कार्ड पहली चेतावनी के रूप में दिया जाता है। एक मैच में 2 पीले कार्ड पाने वाले खिलाड़ी को न केवल उस मैच से बल्कि विशेष टूर्नामेंट के अगले मैच से ही बाहर कर दिया जाता है। यदि खिलाड़ी अलग अलग मैचों में 2 पीले कार्ड प्राप्त करता है तो उसे अगले मैच में खेलने से रोका जाएगा। वहीं सीधे लाल कार्ड पाने वाले खिलाड़ी को न केवल जारी मैच से बल्कि टूर्नामेंट के अगले मैच से भी निलंबित कर दिया जाता है। इन रणनीतियों और अनुशासन के प्रावधानों ने
खो खो को एक तेज, रोमांचक और रणनीतिक खेल बना दिया है। भारत द्वारा दर्ज की गई यह ऐतिहासिक जीत खो खो खेल के उज्जवल भविष्य की ओर संकेत करता है। आगे सरकार के समर्थन और प्रोत्साहन द्वारा यह खेल नई